तो कंट्रोलेबिलिटी के अकॉर्डिंग कॉस्ट को कैसे क्लासिफाई कर रखा है, तो एक होती है कंट्रोल, ये एक सेकंड, कंट्रोलेबल कॉस्ट, अनकंट्रोलेबल कॉस्ट। नाम से क्या समझ में आ रहा है? ऐसी कॉस्ट जिसे आप कंट्रोल कर सकते हो, कंट्रोलेबल कॉस्ट। ऐसी कॉस्ट, ऐसे एक्सपेंसेस जैसे आप कंट्रोल नहीं कर सकते, आउट ऑफ कंट्रोल। ये पढ़ तो लिया था, क्योंकि जो मैनेजमेंट के पार्टली अगर कंट्रोल में सर अपन को ऑन द बेसिस ऑफ पढ़ लिया था, इसके आगे नॉर्मलिटी भी पढ़ लिया था, ये भी रिलेशनशिप विद sir. अकाउंटिंग पीरियड भी Yes, पढ़ sir. लिया था, टाइम पढ़ना था, टाइम का हिस्टोरिकल कॉस्ट वाला पार्ट पढ़ लिया था, राइट। यस सर। एक पॉइंट रह गया था Yes, sir. लास्ट में, ये हिस्टोरिकल कॉस्ट, मतलब कि पैसा आपने पहले खर्च कर दिया कोई भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने के लिए, अब उसको रिकॉर्ड बाद में कर दो, तो ये हिस्टोरिकल कॉस्ट था। तो इसमें दे रखा है दे आर बेस्ड ऑन रिकॉर्डेड फैक्ट्स, दे कैन बी वेरीफाइड बिकॉज दे आर ऑलवेज सपोर्टेड बाय द एविडेंस ऑफ देयर अकरेंसेस। मतलब पहले पैसा खर्च हो चुका है तो उसके सपोर्ट में कोई ना कोई एविडेंस भी बना होगा, मिला होगा, तो उसके बेसिस पे आप ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हो, डेटा रिकॉर्ड करते हो। दे आर मोस्टली ऑब्जेक्टिव बिकॉज दे रिलेट टू हैपनिंग व्हिच हैव ऑलरेडी बीन टेकन प्लेस। कोई भी काम जो पहले हो चुका है उससे रिलेटेड है बस। और प्री डिटरमाइंड कॉस्ट जो होती है वो एक एस्टिमेशन होती है। प्री डिटरमाइंड कॉस्ट मतलब आपने पहले से कोई प्रोडक्ट की कॉस्ट डिटरमाइन की, अभी तक वो बना भी नहीं है, तो इसका मतलब वो एक्चुअल होगी या एस्टिमेटेड? Estimated. So such costs are estimated cost, that is computed in advance of production, taking into consideration the previous period cost and the factor affecting such cost. तो इन्होंने क्या बोला? प्रीवियस पीरियड कॉस्ट, मतलब जैसे मान लो इस साल आपको कोई प्रोडक्शन करना है तो आप उसकी कॉस्ट एस्टिमेट कर रहे हो, तो लास्ट ईयर का डेटा या उससे रिलेटेड जो भी एस्पेक्ट है उनको सोच के, उनको कंसीडर करके, पास्ट एक्सपीरियंस को बेस बना के फ्यूचर में जो प्रोडक्ट आपको प्रोड्यूस किया जाएगा उसकी कॉस्ट का एस्टिमेशन प्रीडिटरमाइंड कॉस्ट होता है। उसके बाद देखा प्रीडिटरमाइंड कॉस्ट डिटरमाइंड ऑन साइंटिफिक बेसिस बिकम्स स्टैंडर्ड कॉस्ट। ये और कुछ भी नहीं है कि आप साइंटिफिक बेसिस, मतलब आप सारे जो भी एस्पेक्ट है ना, जैसे पास्ट ईयर में कोई प्रोडक्ट बनाने के लिए 10 रुपए खर्च हुए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इस बार भी वही प्रोडक्ट बनाने के लिए 10 रुपए ही खर्च होंगे। हो सकता है कि कोई मार्केट चेंजेस आए हो, कोई मटेरियल का प्राइस इंक्रीज हुआ हो, लेबर का प्राइस इंक्रीज डिक्रीज हुआ हो, तो आपको उन फैक्टर्स को भी कंसीडर करके कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। तो प्रीवियस ईयर जो कॉस्ट थी पर यूनिट इस साल भी वही रहेगी, ये जरूरी नहीं होता। कुछ और भी फैक्टर्स होते हैं जिनका ध्यान रखना पड़ता है, जैसे टाइम के अकॉर्डिंग किसी चीज का प्राइस बढ़ता है तो किसी का कम होता है। तो उन्होंने बोला कि प्री डिटरमाइंड कॉस्ट डिटरमाइंड ऑन साइंटिफिक बेसिस बिकम्स स्टैंडर्ड कॉस्ट। अगर प्री डिटरमाइंड कॉस्ट को आपने साइंटिफिक बेसिस पे कैलकुलेट किया है तो वो एक स्टैंडर्ड कॉस्ट बन जाएगी। Such cost when compared with the actual cost will give the reason of variance. Variance का मतलब होता है differences. तो जो आपने कॉस्ट सोची, जिसको हम स्टैंडर्ड कॉस्ट कह रहे हैं, अगर साइंटिफिक बेसिस पे आपने कॉस्ट को सोचा है कि कोई भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने के लिए कितना उसकी कॉस्ट आना चाहिए आपके अकॉर्डिंग, और एक्चुअली उसकी कॉस्ट कितनी आई, तो उन दोनों में जो डिफरेंसेस आता है उसको हम वेरिएंसेस कहते हैं। उसमें जो डिफरेंस आएगा उसे हम वेरिएंस कहते हैं। तो यहाँ पर प्री डिटरमाइंड क्या, स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट। आप स्टैंडर्ड कॉस्ट वो कि आपके अकॉर्डिंग किसी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने की कॉस्ट क्या आनी चाहिए, और एक्चुअल कॉस्ट कि उस प्रोडक्ट को जब प्रोड्यूस किया था उसका वास्तव में पैसा कितना खर्च हुआ। तो उनके दोनों के जो बीच का डिफरेंस है उसको टेक्निकली वेरिएंसेस बोलते हैं, और जो वेरिएंसेस होते हैं, डिफरेंसेस होते हैं, बाद में उनके बारे में पता करो कि भाई आपने तो साइंटिफिकली जो कॉस्ट सोची थी किसी प्रोडक्ट के बारे में, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे ये शीट बना रखी ना, तो यहाँ पे एक एग्जांपल बना देते हैं। सपोज कि आपने एग्जांपल सोच रखा है कि कोई प्रोडक्ट मुझे प्रोड्यूस करना है, तो उसमें मटेरियल लगेगा ₹10 वाला पर केजी, सपोज 10 रुपये पर केजी वाला मटेरियल लगना है। ऐसे ही आपने लेबर कॉस्ट के बारे में सोचा कि जो लेबर चार्जेस होंगे वो ₹5 पर केजी जो है लगने वाला है लेबर कॉस्ट। और ऐसे ही अदर एक्सपेंसेस के बारे में सोचा, यहाँ ओवरहेड्स
तो अदर एक्सपेंसेस, ये आपने सोच रखा है, सोच क्या रखा है, मतलब पास्ट डेटा को बेस बनाया होगा और उसमें जो भी मार्केट रिसर्च वगैरह की होगी और उसके अकॉर्डिंग आपको लगता है कि फ्यूचर में मटेरियल का प्राइस जो है वो 10 रुपी पर केजी के हिसाब से हमें मिलना चाहिए, या 10 रुपी पर यूनिट के हिसाब से खर्च होना चाहिए। सपोज पर यूनिट के हिसाब से मटेरियल खर्च होना चाहिए, पर यूनिट के हिसाब से लेबर 5 रुपीज खर्च होना चाहिए, और पर यूनिट के हिसाब से अदर एक्सपेंसेस का जो खर्च होना चाहिए वो, ये साइंटिफिक बेसिस पे प्रीवियस ईयर के डेटा को बेस बना के और सारी रिसर्च वगैरह आपने कर ली कि आज के अकॉर्डिंग मटेरियल का प्राइस बढ़ा है तो उन चीजों को, उन फैक्टर्स को भी ध्यान में रखा, या लेबर कॉस्ट बढ़ी है तो उन फैक्टर्स को भी ध्यान में रखा, या अदर एक्सपेंसेस जो होंगे उन फैक्टर्स को भी ध्यान रखा। मतलब करंट पीरियड के अकॉर्डिंग सारे फैक्टर्स का ध्यान रखने के बाद आपके अकॉर्डिंग कॉस्ट जो आनी चाहिए वो ये आनी चाहिए फॉर एग्जांपल। तो इसको हम टेक्निकली कह रहे हैं कि ये स्टैंडर्ड कॉस्ट है। ये कौन सी कॉस्ट है? स्टैंडर्ड कॉस्ट, प्री डिटरमाइंड कॉस्ट ऑन साइंटिफिक बेसिस टेक्निकली कॉल्ड स्टैंडर्ड कॉस्ट। तो आपने सोच रखा है कि मटेरियल, लेबर और अदर एक्सपेंसेस इतना इतना लगने वाला है कि अगर फ्यूचर में कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेंगे तो। वास्तव में क्या हुआ, एक्चुअल जब आप मटेरियल लेने गए तो आपको मटेरियल मिला 10 रुपए की जगह 11 में। मटेरियल एक्चुअली कितने में मिला? 10 की जगह 11 रुपीज का मटेरियल कंज्यूम हो रहा है आपके प्रोडक्शन में, 11 रुपीज का। तो 1 रुपए का मटेरियल ज्यादा क्यों लगा? आपने तो पूरी रिसर्च की थी, साइंटिफिक बेसिस पे इस कॉस्ट को एस्टिमेट किया था, तो 1 रुपए का डिफरेंस क्यों आया? अब उस डिफरेंस के बारे में, उस वेरिएंस के बारे में पता करो कि मटेरियल आपको महंगा क्यों पड़ा, या मटेरियल सर कॉस्ट टाइम, ज्यादा क्यों? क्या कह रहे हो? सर टाइम जैसे जैसे टाइम बढ़ता है वैसे वैसे कॉस्ट बढ़ती जाती है प्रोडक्ट। हाँ पर ये मैं यही तो कह रहा हूँ, आपने उन सारे फैक्टर्स का ध्यान रखा था बेटा। ये स्टैंडर्ड कॉस्ट का मतलब नहीं है कि ये लास्ट ईयर की कॉस्ट थी, ये प्रीवियस ईयर कॉस्ट थी। स्टैंडर्ड कॉस्ट मींस कि आपने फ्यूचर में जो भी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना है उसके प्रोडक्ट की कॉस्ट को एस्टिमेट किया कि कितनी होनी चाहिए, तभी उन चीजों का ध्यान रख लिया था कि टाइम फैक्टर या फिर मार्केट जो है उसका, वो मार्केट फैक्टर कि भाई मार्केट में मटेरियल का प्राइस जो है ट्रेंड में है या नहीं, कोई प्रोडक्ट जो वो उस मटेरियल से बनता है। उन सारे फैक्टर्स को ध्यान में रख लिया था आपने, जो भी ध्यान रख सकते थे। तभी तो उन्होंने बोला कि साइंटिफिक बेसिस पे आपने सारे फैक्टर्स को ध्यान में रख के आपने ये सोचा कि मटेरियल 10 रुपए का खर्च होना चाहिए अब जो बटर प्रोडक्ट बनाएंगे उसमें, पर उसके बावजूद मटेरियल 10 की जगह 11 रुपए का खर्च हो गया। तो टाइम फैक्टर या मार्केट डिमांड या फिर अवेलेबिलिटी जो है प्रोडक्ट की या रॉ मटेरियल की, उन सारे फैक्टर्स को कंसिडर करने के बाद ही आपने सोचा था कि 10 रुपए लगने चाहिए, तो 11 क्यों लग गए? एक्चुअल कॉस्ट 11 क्यों आ गई? अब उस डिफरेंसेस के लिए, टेक्निकली वेरिएंसेस के लिए पता करो आप क्या रीजन है कि 1 रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ा। हो सकता है कोई एबनॉर्मल रीजन हो कि आपने जो स्टाफ लगा रखा है उसमें से कोई अनस्किल्ड स्टाफ हो जो मटेरियल ज्यादा वेस्ट करता है, तो एक प्रोडक्ट बनाने में, 1 यूनिट बनाने में 10 रुपए का मटेरियल लगना चाहिए, 11 रुपए का लगा रहा है। अनट्रेंड है स्टाफ, इसकी वजह से मटेरियल ज्यादा लग रहा है। तो हो सकता है मटेरियल ज्यादा, मतलब हमारा प्रोडक्ट ज्यादा खराब भी करता हो, मटेरियल ज्यादा लगाता हो, वेस्टेज ज्यादा निकलती हो। तो फिर रीजंस को फाइंड आउट किया जाता है। तो ये जो वेरिएंसेस निकलते हैं, डिफरेंसेस निकलते हैं स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट के, और उसके लिए फिर मैनेजमेंट जो है डिफरेंसेस फाइंड आउट करता है कि क्या रीजन रहे होंगे, और फिर उस डिफरेंसेस के बेसिस पे रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करता है कि ये डिफरेंसेस आए वो किस चीज के लिए आए, कि लेबरर की मिस्टेक थी, या मटेरियल पुअर क्वालिटी का था, या मशीन प्रॉपर वर्क नहीं कर रही, या मटेरियल प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते वक्त वेस्टेज ज्यादा निकलता है, क्या रीजन है। वो रीजन फाइंड आउट करने में, देखो आगे पढ़ता हूँ तुम्हारे लिए। प्री डिटरमाइन कॉस्ट डिटरमाइंड ऑन अ साइंटिफिक बेसिस, ये समझ में आ गया होगा, साइंटिफिक बेसिस बिकम्स स्टैंडर्ड कॉस्ट। तो प्री डिटरमाइन कॉस्ट को अगर डिटरमाइन करते वक्त साइंटिफिक बेसिस का भी यूज करोगे, मतलब जो भी फैक्टर्स हैं उनका ध्यान में रखते हुए कॉस्ट एस्टिमेट करोगे, तो उसे स्टैंडर्ड कॉस्ट बोलते हैं। सच कॉस्ट व्हेन कंपेयर्ड विद द एक्चुअल कॉस्ट, ये स्टैंडर्ड कॉस्ट को जब एक्चुअल कॉस्ट से कंपेयर करोगे, विल गिव द रीजन ऑफ वेरिएंसेस, तब आपको पता पड़ेगा कि क्या वेरिएंसेस आए, तो कितना अमाउंट का डिफरेंसेस आया, एंड विल हेल्प द मैनेजमेंट टू फिक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी। और फिर मैनेजमेंट जो है वो रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर सकता है
कि जो डिफरेंसेस आए वो क्यों आए। तो पहले डिफरेंसेस आ रहे हैं वो कैलकुलेट करो, जिसको वेरिएंस कहते हैं। फिर वो क्यों आ रहे हैं वो फाइंड आउट करो, ताकि मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल ठहरा सके कि इस वजह से, इस गलती की वजह से हमारे डिफरेंसेस आ रहे हैं। तो उस मिस्टेक को, उस गलती को ओवरकम करके आगे चल के इस तरीके से हमारी कॉस्ट ना बढ़े। रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड टू टेक द रेमेडियल एक्शन टू अवॉइड इट्स रेकरेंस इन द फ्यूचर, कि डिफरेंसेस ना आए तो इसलिए रेमेडियल एक्शंस लो। कि लेबरर्स काम ठीक नहीं कर रहे, पहले उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करो, फिर उससे काम करवाओ। समझ में आ रहा है क्या ये प्री डिटरमाइंड कॉस्ट? Yes, sir. यस सर। चलो तो ये मैंने एग्जांपल बना दिया। अब आगे आ जाओ, इसको हटा दो ना यहाँ से, फिर उसके बाद नहीं, मैंने तो शीट बना रखी, ठीक है। अकॉर्डिंग टू प्लानिंग एंड कंट्रोल, अकॉर्डिंग टू प्लानिंग एंड कंट्रोल नेक्स्ट कॉस्ट है, और उसमें दे रखा बजटेड कॉस्ट और एक होगा स्टैंडर्ड कॉस्ट। प्लानिंग एंड कंट्रोल आर टू, ये मैं अभी एक रुक जाओ, अकॉर्डिंग टू प्लानिंग एंड कंट्रोल वाला पॉइंट बाद में पढ़ेंगे, इसको अभी छोड़ दो। बाय एसोसिएशन विद प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट कॉस्ट, एक पीरियड कॉस्ट। प्रोडक्ट कॉस्ट मतलब मैन्युफैक्चरिंग करते वक्त जो प्रोडक्ट पे खर्च होता है पैसा, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड, जितना प्रोडक्ट बढ़ता जाएगा, प्रोडक्शन बढ़ता जाएगा, उतना कॉस्ट बढ़ेगा, वो प्रोडक्ट कॉस्ट। पर जिसका प्रोडक्शन से कोई रिलेशन नहीं है, टाइम से रिलेशन है, वो पीरियड कॉस्ट। देखो क्या दे रखा है, प्रोडक्ट कॉस्ट। प्रोडक्ट कॉस्ट आर दोज कॉस्ट विच आर ट्रेसेबल टू द प्रोडक्ट। ट्रेसेबल टू द प्रोडक्ट नाम से समझ में आ गया, जो प्रोडक्ट में आपको दिखता है, जनरली ट्रेस हो सकता है कि प्रोडक्ट में मटेरियल हमें दिखता है, उस प्रोडक्ट को रॉ मटेरियल से फिनिश गुड प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने के लिए लेबरर्स ने कुछ वर्क किया होगा, वो प्रोडक्ट कॉस्ट। तो ने बोला दोज कॉस्ट व्हिच आर ट्रेसेबल टू द प्रोडक्ट एंड आर इंक्लूडेड इन इन्वेंटरी वैल्यूएशन। प्रोडक्ट कॉस्ट आर inventoriable cost and they become basis for product pricing and cost plus contract। ये बेकार लाइन है, इसको छोड़ो। Product costs are those which are traceable to the product and are included in inventory valuation। They comprise direct material, हमें पता है प्रोडक्ट में दिखता है डायरेक्ट मटेरियल लगा होगा। डायरेक्ट लेबर मतलब जो रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में प्रोड्यूस करने के लिए जो लेबरर्स ने वर्क किया होगा, उस लेबरर्स को जो भी आपने वेजेस पे किया होगा, डायरेक्ट। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, जो भी आपके ओवरहेड्स हैं जो प्रोडक्शन से रिलेटेड, इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, अगर मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, तो प्रोडक्ट कॉस्ट और कुछ नहीं, प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए जो पैसा डायरेक्टली खर्च होता है, प्रोडक्ट कॉस्ट। पीरियड कॉस्ट आर इनकर्ड ऑन टाइम, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। पीरियड कॉस्ट आर इनकर्ड ऑन द बेसिस ऑफ टाइम सच एज रेंट, सैलरी एक्सेट्रा। ये जो टाइम बेसिस पे पैसा खर्च होता है, जिसका प्रोडक्शन से कोई रिलेशन नहीं है, फिक्स बेसिस पे पैसा खर्च होता है, उसको हम पीरियड कॉस्ट बोलते हैं। दिस मे रिलेट to administration with production and are necessary to generate revenue but cannot be assigned to a product। इन expenses को आप प्रोडक्ट से असाइन नहीं कर सकते। हाँ, बिजनेस ऑपरेशन के लिए मैंडेटरी है, पर प्रोडक्शन के लिए मैंडेटरी नहीं। these are charged to the period in which these are incurred and treated as expense। और जिस पीरियड से भी रिलेटेड है, उस पीरियड को उसको एक्सपेंस मान लो, दैट्स इट। और अगर आपको करेक्ट प्रॉफिट और लॉस निकालना है, प्रोडक्ट कॉस्ट, पीरियड कॉस्ट दोनों ही कंसिडर होती है। The net income of the concern is influenced by the both product cost and period cost। Product costs are included in cost of production and do not affect the income till it is sold। Period costs are charged to the period in which these are incurred। तो उन्होंने बोला कि प्रोडक्ट कॉस्ट तो वो है जब प्रोडक्शन करते जो पैसा खर्च होता है उससे रिलेटेड है, और पीरियड कॉस्ट जो है वो तो उसमें कि आपने जो भी पीरियड कॉस्ट आर चार्ज टू द पीरियड इन विच दीज आर इनकर्ड। तो जिस पीरियड से रिलेटेड आपने पैसा खर्च किया, उसी पीरियड से रिलेटेड। जैसे मान लो प्रोडक्शन 6 मंथ की हुआ, आपको कॉस्ट शीट 6 मंथ की बनानी है, तो आपका प्रोडक्ट कॉस्ट मतलब उस 6 मंथ में उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए जो भी पैसा खर्च किया वो, और पीरियड कॉस्ट मतलब उसी 6 मंथ के जो एक्सपेंसेस होंगे। ऐसा नहीं है कि फिर वन ईयर के एक्सपेंसेस लेने हैं, पीरियड कॉस्ट भी आपको फिर 6 मंथ के ही लेने हैं। जैसे मान लो रेंट आपने 1 ईयर का 2 लाख पे किया, तो 6 मंथ से रिलेटेड 1 लाख होगा, तो पीरियड कॉस्ट आपको उस टाइम 1 लाख लेगी। हाँ बोलो, किसी का कोई क्वेश्चन था क्या बीच में? नहीं था, ओके। नेक्स्ट दे रखा है फॉर मैनेजरियल डिसीजन। मैनेजरियल डिसीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो कॉस्ट को डिवाइड कर रखा है, सबसे पहले मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट को समझने के लिए यहीं पे एक एग्जांपल बना दो, फिर उसके बाद इसमें से पढ़ना। मार्जिनल कॉस्ट ऐसे पढ़ो, कॉस्ट शीट सबने पढ़ी है ना हमारी क्लास में,
सर। Yes, sir. ओके, कॉस्ट शीट में प्राइम कॉस्ट 100% वेरिएबल कॉस्ट होती है या नहीं? यस सर, होती है कैसे? यस सर। ये सर। 100% इसके मतलब आउटपुट के साथ ये चेंज होती है ना सर? आउटपुट के साथ चेंज होती है, बिल्कुल सही है। इसमें था डायरेक्ट मटेरियल, जितना ज्यादा प्रोडक्शन करोगे उतना ज्यादा लेबर लगेगा। कॉस्ट। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, जितना ज्यादा प्रोडक्शन करोगे उतना ज्यादा खर्च होगा। और अदर डायरेक्ट एक्सपेंस वही प्रोडक्शन के बेस पे है, तो ये प्राइम कॉस्ट 100% वेरिएबल होती है। अब मुझे ये बताओ, क्या ओवरहेड्स जो हैं, जो 3 पार्ट में डिवाइडेड है, वो भी 100% वेरिएबल होते हैं? ये बात सही है? सर No, sir. नहीं। सर ओवरहेड को अगर मैं मेजर 2 पार्ट में डिवाइड करना चाहूँ वेरिएबिलिटी के अकॉर्ड, तो कितने होते हैं वेरिएबिलिटी के Fixed Or अकॉर्डिंग? variable. सेमी वेरिएबल वेरिएबल और फिक्स्ड, वेरिएबल ओवरहेड, वेरिएबल ओवरहेड और ओवरहेड। Fixed over. अब ऐसे मत बोलना सर सेमी वेरिएबल भी तो होता है, वो तो आपने छोड़ ही दिया। तो सेमी वेरिएबल में होता है तो वही ना, वेरिएबल और फिक्स। सेमी वेरिएबल के अगर 2 टुकड़े कर दूं तो आएगा तो वही ना, वेरिएबल और फिक्स। बोलो ना। यस सर। हाँ। सर अब आप ये देखो कि मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है। जो भी आपकी प्राइम कॉस्ट है विच इज 100% वेरिएबल, उसके अंदर आप फिक्स सॉरी वेरिएबल ओवरहेड्स को ऐड कर, वेरिएबल ओवरहेड्स। अब मुझे बताओ कि मार्जिनल कॉस्ट का फॉर्मूला अगर मैंने ये बनाया कि प्राइम कॉस्ट प्लस वेरिएबल ओवरहेड्स, या ऑल्टरनेटिवली, ध्यान से सुनना, या ऑल्टरनेटिवली अगर मार्जिनल कॉस्ट का फॉर्मूला मैं ये बना दूं कि प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड, ओ सॉरी 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 वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड्स प्लस वेरिएबल ऑफिस ओवरहेड्स प्लस वेरिएबल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। मार्जिनल कॉस्ट में प्राइम कॉस्ट प्लस वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड प्लस वेरिएबल ऑफिस ओवरहेड प्लस वेरिएबल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। अगर मैं ये लिख देता हूँ तो मार्जिनल का कॉस्ट जो ऊपर मैंने लिखा उसमें और इसमें कोई डिफरेंस है क्या? नो सर। No, sir. नो सर। यहाँ वेरिएबल ओवरहेड लिखा गया तो हमें पता है कि ओवरहेड 3 टाइप के होते हैं, फैक्ट्री, ऑफिस और सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, और मैंने यहाँ पर उसको अलग से लिख लिया। तो मार्जिनल कॉस्ट मतलब प्योर वेरिएबल कॉस्ट विच इंक्लूड डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एस्पेक्ट बोथ। तो यहाँ पे आप पढ़ो, देखो ये एक बार पहले नोट कर लो। नहीं, इसको मैं इसी में मर्ज कर दूं क्या, नोट्स में इसी की पीडीएफ बना के भेज दूंगा फिर बाद में, मर्जी कर दो। है ना? पूरे नोट्स की पीडीएफ भेज देना। ये जो लिख रहे हैं अपन वो भी मर्ज करके, ठीक है? चलो तो इसमें मार्जिनल कॉस्ट के बारे में पढ़ते हैं, सुनना, रिलेट करना उससे जो अभी पढ़ा। मार्जिनल कॉस्ट इज द टोटल ऑफ वेरिएबल कॉस्ट, दैट इज प्राइम कॉस्ट प्लस वेरिएबल ओवरहेड। अच्छा ये दे रखा है यहाँ पे। इट इज बेस्ड ऑन द डिस्टिंक्शन बिटवीन फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट। तो मार्जिनल कॉस्ट किस चीज पे बेस्ड है कि आप फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को डिस्टिंगाइज कर सको, अलग अलग कर सको। फिक्स कॉस्ट आर इग्नोर्ड and only variable costs are taken into consideration for determining the cost of products and value of WIP and finished goods. तो अगर आपको मार्जिनल कॉस्ट के बारे में पूछना है तो मार्जिनल कॉस्ट और कुछ भी नहीं, प्योर 100% वेरिएबल कॉस्ट होती है, जिसके अंदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों एस्पेक्ट होते हैं। डायरेक्ट वाला प्राइम कॉस्ट जो है वो तो है ही, और जो इनडायरेक्ट ओवरहेड हैं उसके, जिसको हम सॉरी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जिसको हम ओवरहेड बोलते हैं, उसका जो वेरिएबल वाला पार्ट है उसको अगर प्राइम कॉस्ट में भी ऐड कर देंगे तो हमारी मार्जिनल कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है, सिंपल है मार्जिनल कॉस्ट। यस सर। अब इसके बाद
आगे दे रखा है आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट। आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट इसमें दे रखा है दिस इज दैट पोर्शन ऑफ कॉस्ट विच इन्वॉल्व पेमेंट टू आउटसाइडर। मतलब पैसा आपका जो कैश में खर्च होता है आउटसाइडर्स को जो आप पेमेंट करते हो उसको आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट बोलते हैं। जो भी एक्सपेंसेस कैश में हो रहे हैं वो आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट है, और जो कैश में नहीं हो रहे जैसे डेप्रिसिएशन वो आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट नहीं है। तो जो नॉन कैश है वो आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट नहीं होते। बस आप इस तरह से याद रखना कि दिस इज दैट पोर्शन ऑफ कॉस्ट which involve payment to outsider that is gives rise to cash expenditure as opposed to such cost as depreciation. Depreciation एक exception बता दिया उन्होंने इसका, which do not involve any cash expenditure। तो जो जिसमें कैश एक्सपेंडिचर आपको ना करना पड़े वो आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट नहीं है, और जो भी कैश एक्सपेंडिचर करना पड़ रहा है वो आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट है। बस इतना सा याद रखना है इसके बारे में। अब है डिफरेंशियल कॉस्ट। डिफरेंशियल कॉस्ट समझने के लिए एक एग्जांपल बनाना पड़ेगा आपको, मैं यही बना देता हूँ तुम्हारे लिए। ज्यादा फास्ट थोड़ी हो गया, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है ना? आ रहा है समझ। ठीक है, डिफरेंशियल कॉस्ट के लिए मैं एक टेबल बना रहा हूँ बच्चों। मुझे इसके कॉलम्स जो हैं वो एक बार सोचने पड़ेंगे। जैसे नंबर ऑफ यूनिट्स है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट है, और नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड है, परसेंट कैपेसिटी है। तो फर्स्ट कॉलम इस मान लो कैपेसिटी है, फिर उस कैपेसिटी में प्रोडक्शन एंड सोल्ड यूनिट्स, फिर उसके बाद सेलिंग प्राइस है, सेल्स है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, फिक्स कॉस्ट, फिर उसके बाद वेरिएबल कॉस्ट का अमाउंट, फिर उसके बाद टोटल कॉस्ट, फिर डिफरेंशियल कॉस्ट। ये कॉलम से ये क्या हुआ, ज़्यादा बड़ी हो गई क्या? कहाँ है इसका दूसरा? कितने कॉलम थे लगभग? एक कम था ना इसमें से। अरे भाई ये क्या? किसी को पता है क्या इसका ये प्रॉब्लम? तो इसको ये मान लो ये दो कॉलम बनाए तो इसको छोटा चाहिए था। ठीक है, इसके अपन आप पहले boxes बना लो, उसके बाद process हम्म, कुछ कह रहे हो? पहले आप बॉक्सेस बना लो, उसके बाद उसको कर्सर से स्मॉल कर दो। ये वाला पॉइंट नहीं आ रहा था ना उसके बाद, ये वाला जो है ना अभी आया, ये तो शो किया इसको मैंने, बॉक्सेस बढ़ा दिए थे ना तो। चलो एक बार बनाता हूँ। लगभग मुझे ये चाहिए कॉलम। हाँ ठीक है, अब आया पॉइंट। अब है ना इसमें देखो, सबसे पहले लिखो कैपेसिटी, कुछ बड़ा होता जा रहा है। हम्म, कैपेसिटी ये क्यों डिसअरेंज हो रहे हैं? हम्म, है क्या किसी की एक्सपर्टीज इसमें? सर पहले आप एडिट कर लो, उसके बाद उसको कर लेना सर वापस एडजस्ट।
कैसे एडिट करूँ? तो लिखने पर ये बॉक्स बड़े हो रहे हैं ना, वैसे तो अभी तक नहीं होते थे, ये क्यों बड़े हो रहे हैं? बिना बॉक्सेस के होगे भी नहीं। कैपेसिटी, अभी तो उसके बाद है ना ये, इधर लिखेंगे? नहीं यार, कुछ प्रॉब्लम। बॉक्स को बना के एक बार सेव कर दूं तो अच्छा, सुने शायद। यहाँ अलग से ही बना देता हूँ इसको। ये मैंने बॉक्स ड्रॉ किया इसको। ये पहले तो डिसअरेंज क्यों हो रहा है? क्योंकि ये इससे इधर नहीं जाना चाहिए, ऐसे इसके अंदर ही आना चाहिए था, यही प्रॉब्लम है। ये पेज साइज का कोई प्रॉब्लम नहीं है। पेज लेआउट खराब हुआ है। क्या बोल रहे थे? अब मैं इसको क्या करूँ? सेव? ये आ तो गया अंदर, देखूँ क्या? हाँ, आप सही। नहीं, क्या करूँ? सेव यस सर। किया मैंने। अब बॉक्स ऐसे बढ़ने नहीं चाहिए ना। चलो तुम एक काम करो, इसमें तो मुझसे तो नहीं हो रहा। आप ऐसे ही बॉक्स बनाओ, सबसे पहले लिखो लगभग अराउंड 8-10 बॉक्सेस। फर्स्ट लिखो कैपेसिटी, इसमें पता नहीं मुझे ये क्या हो। कैपेसिटी प्रोडक्शन मत, या तो एक्टिविटी लेवल या फिर कैपेसिटी। सेकंड, ये वाला स्पेस ये खराब कर रहा है ना, ये क्यों हो रहा है? ये ऐसे नहीं जा रहा, या तो ये लेआउट का प्रॉब्लम। ये कुछ प्रॉब्लम। चलो, उसमें फाइल में प्रॉब्लम थी। कैपेसिटी, सेकंड आप लिखो आउटपुट, थर्ड आप लिखे सेलिंग प्राइस, फोर्थ लिखो सेल्स, इंक्रीमेंटल रेवेन्यू। फिर
वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, फिर टोटल कॉस्ट, कॉलम के लिए स्पेस छोड़ना अभी, फिर डिफरेंशियल कॉस्ट। डिफरेंशियल कॉस्ट, हाँ ठीक है, इतना भी सही है, सफिशिएंट है। इससे तुम्हारा इंक्रीमेंटल रेवेन्यू, डिफरेंशियल कॉस्ट, मुझे ये 2 कॉलम बताने हैं, वो समझ में आ जाएंगे। सॉरी, फॉर एग्जांपल 50% कैपेसिटी पर आप जो यूनिट प्रोड्यूस करके सेल कर रहे थे वो थे 5000, तो 60% पर 1000 ऐसे 70% पर, फिर उसके बाद 7,000 फिर 80%, 8,000 हाँ 7,000, ये आपका आया, ये इतना कैपेसिटी लेवल पे ये यूनिट प्रोड्यूस करके आप सेल करते थे। अब उसके बाद सेलिंग प्राइस अगर देखें तो सपोज 10 रुपी है फॉर ईच लेवल, तो यहाँ पर आपका सेल आएगा 50,000। सेल कितना आएगा? 50,000। 50,000 फिर इधर 60, 70, 80, 90, ओके 1 लाख। इंक्रीमेंटल रेवेन्यू पहले वाले में डैश मारना, मतलब आपको कंपैरिजन करना है कि लास्ट सेल के कंपैरिजन में पुरानी सेल, मतलब ये जो पहले सेल थी 50 और फिर बाद में हो गई 60, तो कितना इंक्रीमेंट हुआ रेवेन्यू में? 10,000 नेक्स्ट रेवेन्यू में भी कोइंसिडेंटली कितना इंक्रीमेंट हुआ? 10,000 नेक्स्ट रेवेन्यू में भी कोइंसिडेंटली कितना इंक्रीमेंट हुआ? 10,000 तो ये जो सेल लास्ट कैपेसिटी लेवल से करंट कैपेसिटी लेवल में आउटपुट के चेंज होने के कारण जो अमाउंट का सेल का चेंज आता है उसको हम इंक्रीमेंटल रेवेन्यू कहते हैं। अब बात करते हैं डिफरेंशियल कॉस्ट। अब ये इंक्रीमेंटल रेवेन्यू मतलब कहाँ तक इंक्रीज हो रहा है, हर बार सेल इंक्रीज हो रहा है तो कितने से इंक्रीज हो रहा है, दैट इज इंक्रीमेंटल। तो अभी मैंने डेटा इस तरीके से रखा है कि आपको ये बिल्कुल इक्वल इंक्रीमेंट दिख रहा है। अगर सेलिंग प्राइस मान लो कि कुछ कैपेसिटी पे कुछ है, ज्यादा प्रोडक्शन, ज्यादा यूनिट प्रोड्यूस करके सेल करते हो तो सेलिंग प्राइस कम हो जाती है, अगर ऐसा है तो यहाँ पर इंक्रीमेंटल रेवेन्यू के अमाउंट चेंजेस आएंगे, डिफरेंट आएंगे कि एक सेल से दूसरी सेल में अमाउंट ऐसे इक्वल नहीं आ रहा, चेंज आ रहा है। ये भी पॉसिबल है। भाई ज्यादा यूनिट बेचते हो तो सेलिंग प्राइस कम रखते हो, ये पॉसिबल है या नहीं? सर अब वेरिएबल कॉस्ट सपोज रुपीज थी 2 पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट रुपीज 2, क्लास रिजॉइन करना, वेरिएबल कॉस्ट रुपीज 2 पर यूनिट, तो 5,000 यूनिट इंटू 2, वेरिएबल कॉस्ट कितना आया? 1 lakh नहीं बता, 5,000 10,000 करेक्ट। ऐसे ही वेरिएबल कॉस्ट नेक्स्ट, 12,000 14 नेक्स्ट 1,000 16,000 16 एंड सो 18,000 18 20,000 20 अब फिक्स 20,000 कॉस्ट कुछ अज्यूम कर लो कि आपकी फिक्स कॉस्ट कितनी रही, तो फिक्स कॉस्ट हर लेवल पे 15,000 सपोज। तो टोटल कॉस्ट कितनी होगी? यूम करा है क्या? हाँ मैंने अज्यूम किया, बस मुझे है ना डिफरेंशियल कॉस्ट समझाना है।